नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, चुनाव में हवा का रुख कब बदल जाए, खेल कब पलट जाए, पहले से बताना बड़ा मुश्किल है। मिसाल के तौर पर इस देश का सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में आज से कोई 4 महीने पहले, जनवरी 2024 में ऐसा लग रहा था कि मोदी और शाह को, जी हाँ, मोदी और शाह को यूपी में हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे यूपी में वोटिंग होने लगी, जैसे जैसे मतदान होने लगे, आगे आगे फेज में यूपी का चुनाव बढ़ने लगा, हवा का रुख भी बदलने लगा। और आज की तारीख में स्थिति यह है कि यूपी में कमाल हो रहा है। अखिलेश और राहुल की जोड़ी कमाल कर रही है, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और हालत यह है, आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में हर दूसरी सीट पर, एवरी सेकंड सीट, इंडिया अलायंस का उम्मीदवार भारी पड़ रहा है। और आखिरी 2 चरण, यूपी के जो आखिरी 2 चरण हैं, जी हाँ, जहां 27 सीटों का निपटारा होना है, 27 सीटें बची हैं। ये 27 सीटें मोदी जी के लिए गले की हड्डी बन गई है। अगर इन सीटों में मोदी जी का स्ट्राइक रेट 60% के ऊपर नहीं है तो यूपी में मोदी जी, आप कह सकते हैं, मोदी जी का रथ वाकई फंसने जा रहा है। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जहां 2014 में मोदी जी ने 71 सीटें जीती थी, 71 सीट्स जीती थी और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और 2019 में जबकि मायावती और अखिलेश एक साथ लड़ रहे थे, उसके बावजूद मोदी जी ने उत्तर प्रदेश से 62 सीट जीती, 80 में से 62 सीट। यानी 2019 में 80 में से 71 और 2019, 5 साल बाद 80 में से 62 सीट। आप कह सकते हैं कि जिस तरह होलसेल में मोदी जी ने थोक के भाव सीटें जीती उत्तर प्रदेश में, एक कह सकते हैं सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए पुराने। दोनों बार अगर मोदी जी ने प्रधानमंत्री का सेहरा बांधा अपने सर पे उत्तर प्रदेश की वजह से, उसके पीछे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, योगदान था। और इसीलिए अगर इस बार मोदी जी 71 छोड़िए 62 के नीचे आ जाते और कहीं मोदी जी की जो संख्या है सीटों की उत्तर प्रदेश में 50-55 पर आके रुकती है, एक बात तय है कि फिर मोदी जी का जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल लगने जा रहा है। इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोदी कि वो तीसरी बार शपथ ले पाए। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस पर आऊँ कि मोदी जी का रथ आज की तारीख में कहाँ फंस गया है, अखिलेश और राहुल की लहर कहाँ कहाँ चल रही है, उसका इम्पैक्ट क्या है, कितनी सीटें मिल सकती इंडिया अलायंस को, एक जो पहला सवाल मैंने आपके सामने रखा था कि 4 महीने पहले ऐसा क्यों लग रहा था कि मोदी और शाह को हराना बहुत मुश्किल है उत्तर प्रदेश में, शिकस्त देना बहुत ही मुश्किल है उत्तर प्रदेश में, ऐसा क्यों लग रहा था 4 महीने पहले? मुझे लगता है इसके 2 कारण हैं, 2 वजह। पहला वजह ये, अगर हम देखें कि जनवरी के महीने में और एग्जैक्टली कहूँ 22 जनवरी को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो एक माहौल बना उत्तर प्रदेश में, और ऐसा लग रहा था कि जो सारी जातियां हैं, अति पिछड़ा दलित, इन सबको तोड़कर मोदी जी इस बार हो सकता है 71 से ज़्यादा सीटें ले जाए। और उसी वक्त योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था मिशन 75, 80 में से हम 75 सीटें ले जाएंगे। और पॉलिटिकल पंडित से उनका मानना था कि हाँ, ऐसा हो सकता है, राम मंदिर में वो इम्पैक्ट है। और एक इकोसिस्टम जो था बीजेपी का, वो बार बार देश को बता रहा था कि मोदी जी का सफ़र मंदिर ने बहुत आसान कर दिया, पहला कारण। और दूसरा कारण, ऐसा लग रहा था कि शायद मायावती इंडिया अलायंस के साथ चली जाएं, इस तरह के रुझान मिल रहे थे बसपा से। लेकिन मायावती ने अंततः जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये ऐलान कर दिया कि मायावती अकेले लड़ेंगी, मायावती विल फाइट अलोन दिस इलेक्शन, वो अकेले लड़ेंगी, वो इंडिया अलायंस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगी, वो भतीजे के साथ बिल्कुल हाथ नहीं मिलाएंगी, अलग लड़ेंगी। ये जो फैसला था, इसके बाद तो मोदी और शाह को लगने लगा कि अब उत्तर प्रदेश को 100% इस बार स्वीप कर गए। वो हो सकता है
80 में से 75 सीट वाकई ले जाएंगे। अब दोस्तों, जिस तरह अमित शाह और मोदी सोच रहे थे कि मायावती के अलग थलग लड़ने से और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट का रुझान बीजेपी की तरफ होगा, बहुत सा मायावती का जो दलित वोट है वो बीजेपी की तरफ जाएगा, जो मुस्लिम वोट है और आप कह सकते हैं ईबीसी वोट है वो कहीं ना कहीं बसपा और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस में स्प्लिट हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। मायावती का जो दलित वोट था वो सपा की तरफ शिफ्ट होने लगा, और यहाँ तक कि बीजेपी का जो ईबीसी वोट था, जो बीजेपी के साथ था 2014 से, वो भी स्प्लिट होकर इंडिया अलायंस में जाने लगा। और सबसे जो बड़ी खबर है वो ये कि मुस्लिम बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं हुआ, सीधा सीधा एक मुश्त वो सपा में गया। तो जो ध्रुवीकरण वोटों का हुआ इंडिया अलायंस के पक्ष में, खेल कहीं ना कहीं मोदी जी के हाथ से निकलने लगा। और इसको बहुत ही डिटेल में आज के जो एक्सपर्ट्स हैं आपके सामने एक एक तथ्य रखेंगे कि आखिर खेल कहाँ पलट गया। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो सबसे मजबूत किला रहा है अब तक मोदी का, शाह का 2014 से अब तक, क्या वाकई इस किले में बहुत गहरी दरारें पड़ती चली जा रही हैं? बीजेपी कमज़ोर हो रही है? हर चरण के बाद क्या गेम पलट रहा है? और आज की तारीख में वहाँ कमाल हो रहा है, जो केमिस्ट्री है और अरिथमेटिक है दोनों बदल रही है। कैसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में? और ये जो 27 सीटें हैं गले की हड्डी हैं इस वक्त। एक एक सीट पे जहां अमित शाह एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, हर तरह की तिगड़म की जा रही है, हर तरह का खेल किया जा रहा है, क्या उसके बावजूद बाजी हाथ से निकल रही है क्या गुजरात लॉबी के? एक बड़ा सवाल है इस चुनाव में, आखिरी 2 राउंड्स में। आज 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ। अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे, पर्सपेक्टिव आपको देंगे। उत्तर प्रदेश के एक्सपर्ट जो होंगे प्रोफेसर रविकांत, वो भी साथ में जुड़ रहे हैं। और डेटा के जो जर्नलिस्ट हैं अभिषेक कुमार, वो भी आपको डेटा बताएंगे सीट टू सीट बेसिस पे क्या हो रहा है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलते हैं सीधे प्रोफेसर रविकांत के पास जो लखनऊ में हैं, और अशोक वानखेड़े टाइगर वो दिल्ली में हैं, और अभिषेक कुमार भी दिल्ली में। सीधे चलते हैं इनके पास। मेरा पहला सवाल जो है वो प्रोफेसर रविकांत को है। प्रोफेसर साहब, 2 चरण आखिरी बचे हैं और लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, उत्तर प्रदेश के लोग जो कल तक बीजेपी को जिता रहे थे, जिन्होंने आप कह सकते हैं बीजेपी को कहीं ये मान लिया था कि बीजेपी को कोई चुनौती नहीं है, मोदी को कोई चैलेंज नहीं है, वो लोग कह रहे हैं आज लखनऊ से, बनारस से, गोरखपुर से, प्रयागराज से कि उत्तर प्रदेश में कमाल हो रहा है, कमाल हो रहा है। देखिए दीपक जी, ये चुनाव पब्लिक ने अपने हाथ में ले लिया है। अब ये चुनाव इंडिया अलायंस आगे होकर के नहीं लड़ रहा है, जनता आगे होकर के लड़ रही है, और नरेंद्र मोदी को उनके अपने गढ़ में शिकस्त देने जा रही है। गढ़ का पूरे उत्तर प्रदेश भी आप कह सकते हैं, और जो 14 + 13 सीटें, माने 27 सीटें जो अभी हैं, ये पूरा इलाका पूर्वांचल का है। और पूर्वांचल एक जमाने में बीजेपी का गढ़ होता था, यहीं से योगी आदित्यनाथ हैं, गोरखपुर से, बनारस से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते थे। लेकिन इस समय हालात ये हैं कि सारे सामाजिक समीकरण बीजेपी के ध्वस्त हो गए। ऊपर से जो महंगाई और बेरोजगारी की मार है, किसान जो आवारा पशुओं से परेशान है, और इधर तीन काले कानूनों का वो भी असर है। तो हर समाज के तबके में, और यहाँ तक कि बनारस में ब्राह्मण नाराज हैं, क्योंकि जो मंदिर तोड़े गए। और अभी एक और इशू वहां पे चल रहा है कि एक घाट से तमाम ब्राह्मणों को हटाने का फरमान जारी हुआ है। वो सब बैठे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी को हम सबक सिखाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अगर वहां पर प्रियंका गांधी को उतार दिया होता, अभी अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं प्रियंका गांधी को उतार दिया होता तो दीपक जी मजा आता चुनाव में। जीत हार किसकी होती है तो छोड़ दीजिए, लेकिन मैदान इतना बेहतरीन होता कि मोदी जी को वहां पर जाकर के रुकना पड़ता। अभी वो जो चुनाव दर चुनाव रैली दर रैली कर रहे हैं ना, अभी उन्होंने वैसे भी 2-2 चाणक्य लगा रखे हैं। गुजरात से सीआर पाटिल आ गए हैं, अमित शाह तो है ही, फिर तो मोदी जी को भी फंसना पड़ता वहां, और हर मंदिर में जाकर के घंटा बजाना पड़ता लोगों को मनाने के लिए। तो ये स्थिति उस पूरे पूर्वांचल की है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस के सामने उसका लीड
लीड कर रही है यहाँ की जनता, और वो चुनाव लड़ रही है। और इसीलिए जो खबरें आपको मिल रही हैं दिल्ली में, वो खबरें बिल्कुल सही है कि यहाँ मैदान साफ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और बुरी तरीके से फंसी हुई। जी, मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपके पास आ रहा हूँ। आज मुझे लगता है उत्तर प्रदेश पर बात हो रही है और पूर्वांचल पे बात हो रही है। बिना डॉक्टर साहब के हर बात आज अधूरी रहेगी, बिना प्रोफेसर साहब के। मैं जरा टाइगर के पास रुख करना चाहूंगा। टाइगर, अभी तक ये कहा जा रहा था कि साहब कमाल महाराष्ट्र में हो रहा है, महाराष्ट्र कमाल कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो धोती फाड़ के रुमाल हो रहा है, हालत खराब है। क्या ये बातें सही हैं कि अगर 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश और 48 सीटों वाले महाराष्ट्र, अगर दोनों जगह कमाल हो रहा है, तो 4 जून को फिर हो क्या रहा है टाइगर? दीपक भाई, असल में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में एक जुगलबंदी चल रही है, एक कंपटीशन चल रही है। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र में होता है या यूपी में होता है, ओहो, ये देखना है। 40 सीटें उनके पास थी, यदि 10 रह गई तो 30 का नुकसान होगा। यदि 60, 62, 63 आपके पास थी उत्तर प्रदेश में, उसमें यदि 30 का नुकसान हुआ तो 32 रह जाएगी, तो फिर 50 इंडिया गठबंधन को जाएगी। ये महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये दो राज्य आपस में कंपटीशन में है कि बीजेपी को घाटा सबसे ज्यादा कहां होगा। ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। महाराष्ट्र तो खत्म हो गया। महाराष्ट्र का तो मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, मुझे लगा कि आखिर में पूछने से अच्छा शुरू में ही पूछ लूं, और बड़ा बोल्ड सवाल है। सवाल ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र जो है वो मोदी जी हार रहे हैं बुरी तरह से, वहां उद्धव ठाकरे की लहर है। उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे हैं कि दूसरे चरण के बाद अचानक हवा का रुख पलटा और अखिलेश यादव और राहुल गांधी केमिस्ट्री ऐसी बनी इनकी जमीन पर कि हालत खराब हो रही है। अगर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और उसके बाद अगर हम राजस्थान जोड़ दें, हरियाणा जोड़ दें और तमाम राज्य हैं, तो फिर तो मोदी जी का रथ फंसता हुआ हमको दिख रहा है। लेकिन अगर हम जो प्रदीप गुप्ता जो एक्सिस माई इंडिया है उनसे बात करें, या प्रशांत किशोर हैं, या बाकी लोग हैं जो तथाकथित चाणक्य और सेफोलॉजिस्ट हैं, इन सबसे जितने भी एक्सपर्ट हैं, जितने भी एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां हैं, उनके जो मालिक मुख्तार हैं, वो चाहे यशवंत देशमुख हो, प्रदीप गुप्ता हो, बहुत से नाम हैं, कोई नहीं कह रहा कि बीजेपी हार रही। सब कह रहे हैं कि 300 के ऊपर, 300 के ऊपर, 300 के ऊपर। तो एक तरफ जो ये सेफोलॉजिस्ट हैं ये कह रहे हैं बीजेपी 300 के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि साहब नहीं, हालत खराब है मोदी जी की। तो टाइगर, है क्या, हकीकत क्या है? क्या कुछ खेला होने जा रहा है, या कोई नैरेटिव सेट किया जा रहा है, या फिर एक माहौल बना रहे हैं मोदी जी? ये माहौल बनाने का काम होता है। देखिए, आप भी चैनल में काम कर चुके हैं, हम भी चैनल में काम कर चुके हैं। आप और हमको पता है कि सर्वेस कैसे होते हैं, आपको और हमको पता है एग्जिट पोल कैसे होते हैं। आप जिस पीके की बात कर रहे हैं, पीके का इंटरव्यू बड़ा लोगों ने वायरल किया, अरे पीके भी ये कह रहा है। पीके ने तो पिछली बार जब विधानसभा चुनाव थे बंगाल में, तब तो ममता जी की हालत बुरी बता दी थी। आखिर में एक चैनल के इंटरव्यू में बता दिया था, तेलंगाना और हिमाचल भी हरवा दिया था। मैं बार बार कहता हूं, ये तमाम सेपोलॉजिस्ट और सबको लग रहा होगा कि वो बिल्कुल जीत रहे हैं। 370, कोई 400 दे रहा है, कोई 500, 650 भी दे सकता है। कोई कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, अपने घर का खेल है, कर दो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ये जानते थे 2024 बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग में नया कानून ला के अपने लोग बिठाए। वो चाहते थे मेरे हिसाब से चुनाव आयोग चले। आज चुनाव आयोग नसीहत देता है अपोजिशन को कि आप अग्निवीर के बारे में नहीं बोलेंगे, आप संविधान के बारे में नहीं बोलेंगे, संविधान बदल रहा है करके। क्या चुनाव आयोग ने यह कहा प्रधानमंत्री को? क्या आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन को उठा के फेंक दीजिए, आपने संविधान बदलने की बात करता है? यदि सरकार के साथ गोद में सरकार के बैठे हुए लोग ऊंचे ओहदे पे संविधान बदलने की बात करते हैं, तो फिर यदि विपक्ष ने कहा कि यह संविधान बदलेंगे तो इसमें गलत क्या है? प्रधानमंत्री बगैर सर पैर की बात कर सकते हैं, इसकी भैंस खोल के उसको दे देंगे, उसका गले का मंगलसूत्र उसको दे देंगे।
और यहां पे जिसका बेस है वो बात नहीं कर सकते? क्या अग्निवीर इशू नहीं है इस देश में? क्या इस देश में रिटायर्ड देश के जो तमाम बड़े आर्मी ऑफिसर्स है वो नहीं कह रहे कि अग्निवीर खराब है? हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी हम समीक्षा करने का अधिकार रखते हैं, ये कौन कहता है? लेकिन इनको मालूम है कि हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में ऐसा वोटिंग है अब, तो आप अग्निवीर की बात मत करो, क्योंकि हरियाणा अग्निवीर का जवाब मांग रहा है। 10 में से 2 सीटें मुश्किल हो गई बीजेपी को। तो आपको ये जरूरत क्यों पड़ी? यदि आपको लगता है कि खाता नहीं खुलेगा विपक्ष का, आपको लगता है 400 पार, तो फिर जरूरत क्यों पड़ रही है ऐसी? क्या कारण है कि प्रधानमंत्री को कभी प्रधानमंत्री रोड शो नहीं करता इस देश का? इस देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज होता है सर। क्यों पटना से लेके मुंबई गुजरातियों के बीच में रोड शो करना पड़ रहा है? जी जी टाइगर आ रहा हूं। बड़ी बात आपने कह दी। आपने कहा कि जो अंपायर हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता से मिले हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रोफेसर रविकांत कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक लहर उठी है, और ये लहर कहीं ना कहीं ऐसी है जो कहर बरपा रही है इस वक्त बीजेपी पर। अभिषेक, मैं फटाफट जरा ये चाहता हूं कि 25 मई को जहां वोटिंग है, यानी छठे चरण में कौन कौन सी सीटें हैं, मुझे डिटेल में मत बताइए, मुझे ये बताइए कहां बीजेपी हार रही है, कहां इंडिया हार रही है, कहां बीजेपी जीत रही है, कहां पर बीजेपी हार रही। मुझे एक जल्दी सीटों का फटाफट जरा एक आकलन दीजिए मुझे। दीपक जी 27 सीटें बची हुई है, 14 और 13, और इन 27 सीटों की बात करें तो हालात बहुत खराब है बीजेपी के लिए। 27 में 17 सीटें फंसी हुई दिखाई दे रही है। वैसे देखा जाए तो 27 की 27 फंसी हुई है, 1-2 सीटें छोड़ दीजिए, 25 फंसी हुई है। गोरखपुर बनारस बताइए तो, बात करें। अरे भाई बताइए, 25 में क्या बताइए। मैं गिनती करके बता रहा हूं। सुल्तानपुर, मेनका गांधी की स्थिति अच्छी नहीं है, पिछली बार भी मुश्किल से जीती थी। प्रतापगढ़ की स्थिति, राजा भैया का इलाका, संगम लाल गुप्ता अपनी जाति बता रहे हैं कि वो तेली है, ये स्थिति आ गई है, रो रहे हैं। इलाहाबाद, उज्जवल रमन सिंह ने नाको चने चबवा दिए हैं। इसके आगे देखे अम्बेडकर नगर, पहले भी नहीं मिली थी, श्रावस्ती नहीं मिली थी, और निरपेंद्र मिश्रा के बेटा भी वहां पर मुश्किल चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा हैं, उनके बेटे वहां से लड़ रहे हैं, और शायद इसीलिए श्रावस्ती प्रधानमंत्री गए थे। हाँ, आगे बढ़िए, श्रावस्ती के आगे बढ़िए। बस्ती की सीट फंस गई है, पिछली बार भी बहुत नजदीकी मुकाबले में मिली थी। इसी तरह डुमरियागंज, हरिशंकर तिवारी के बेटे, और जिस भाषा का इस्तेमाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके परिवार के लिए किया है, इसका असर पूरे पूर्वांचल की कम से कम 12 से 13 सीटों पर पड़ने जा रहा है। ये आप देख लीजिएगा। इसके आगे आप देख लीजिए, लालगंज पिछली बार भी नहीं मिली थी, संत कबीर नगर टफ सीट है, मछली शहर 100 या 120 वोटों से भाजपा जीती थी। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि यहाँ कितनी बुरी हालत है। ठीक इसके बाद महाराजगंज की सीट, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी फंस गए हैं, कांग्रेस से मुकाबला हो रहा है। भदोही की सीट, ललितेश पति त्रिपाठी ममता बनर्जी का सिंबल लेकर जीतने की स्थिति में जा रहे हैं। और आगे आप देखिए, देवरिया की सीट फंसी हुई सीट दिखाई दे रही है। अखिलेश प्रताप सिंह जो टीवी पर दिखते हैं, संसद में भी दिख सकते हैं। तो ये बताइए छठे फेज में कुल कितनी सीटें हैं? 7वें फेज पर आ गया। नहीं, आप छठा फेज बताइए, 7वां फेज बाद में पूछूंगा। आप ये बताइए कि जो छठा फेज है कितनी, छठे फेज में मुझे 9 सीटें फंसी हुई दिखाई दे रही है। 25 तारीख में 14 सीटों में आप कह रहे हैं 9 सीटें, 9 सीट्स ऐसी हैं जो बीजेपी के हाथ से निकल सकती हैं। अगर ये बीजेपी के हाथ से निकली तो एक बहुत मुश्किल में मोदी जी फंस जाएंगे उत्तर प्रदेश में। प्रोफेसर साहब, ये जो अभी डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक जी ने जो आंकड़े रखे, उससे तो ऐसा लग रहा है कि वाकई कमाल उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस कमाल के पीछे क्या मायावती का वोट अखिलेश यादव को मिल रहा है? क्या जो अति पिछड़ा है, जो अभी तक बीजेपी के साथ था आंख बंद करके, क्या उसकी उस वोटर की आंखें खुल गई हैं और उसको अब साइकिल दिख रही है कि साइकिल पर बैठ के चले ज्यादा अच्छा है? कमल की सवारी बहुत हुई, कीचड़ में फंसते चले जा रहे हैं, साइकिल पे बैठो। क्या आपको लग रहा है कि पिछड़े का एक बहुत बड़ा वोट, अति पिछड़े में एक बहुत बड़ा वोट, दलितों में एक बहुत बड़ा वोट, क्या ये वोट ट्रांसफर होकर
साइकिल पे जा रहा है, इंडिया अलायंस के साथ जा रहा है? आपको दिख रहा है, स्प्लिट दिख रहा है आपको? इस बार अति पिछड़ा में बहुत ज्यादा स्प्लिट हुआ है और वो राहुल गांधी के इंडिया अलायंस के उस एजेंडे के वजह से कि आरक्षण की सीमा हम बढ़ाएंगे, रोजगार की जो बात हुई है, 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात है, और इसके अलावा वो महिलाओं को भी 1 लाख रुपए की नकदी की बात है, नौजवानों के अप्रेंटिसशिप के लिए 1 लाख की बात है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने प्रभावित किया है उस जमीन को। और दूसरा, संविधान बदलने का सबसे बड़ा इशू है दीपक जी, इस बेल्ट में ही नहीं, ये तो पूरे यूपी के बारे में मैं कह सकता हूं। दलित मतदाता, उसमें भी जाटव सबसे ज्यादा है इस बेल्ट में। जाटव के बाद आपका सोनकर है, वाल्मीकि है और धोबी है। ये 4 बड़ी जातियां हैं। सोनकर को आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बीजेपी की तरफ जाता रहा है, वाल्मीकि थोड़ा जाता रहा है, लेकिन इस बार जो संविधान बदलने की बात है उससे वो भी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की तरफ मुड़ा है। और जाटव समाज जो बीएसपी का कोर वोटर था, वो तो ये देख रहा है कि मायावती पर जो प्रेशर डाला गया, आकाश आनंद को गेम से हटाया गया, जितना बढ़िया वो भाषण दे रहे थे, उसके बाद जाटव समाज पूरे तरीके से हमें खिंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है इंडिया अलायंस की तरफ। जी। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं। क्या मायावती क्योंकि कमजोर हो गई है, मायावती का वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है या मायावती का वोट आपको सपा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है? दीपक जी, ये बदले की भावना से जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए कि जिस तरह से मायावती पर दबाव डाला गया कि 3-3, 4-4 उन्होंने प्रत्याशी बदले, आकाश आनंद को हटाया गया, इस बात को उस दलित समाज ने महसूस किया है कि कहीं ना कहीं मायावती पर दबाव बनाया गया, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए वो तैयार नहीं पड़ता है। और मुझे लगता है कि जाटव समाज 50% इंडिया अलायंस की तरफ जा रहा है और 50% करीब वो अभी भी बीएसपी के साथ है। बड़ी बात डॉक्टर साहब आपने कही, आपने कहा कि मायावती को जिस तरह से परेशान किया गया, प्रेशर क्रिएट किया गया कि अपने भतीजे को आप निकालिए, सीटें बदलिए, कहीं ना कहीं दलितों को लगता है कि अगर बहन जी का ये हाल है तो अमित शाह हमारा क्या हाल कर देंगे, और इसीलिए मायावती का वोट शिफ्ट हुआ रातों रात और माहौल बदलने लगा। टाइगर, एक बड़ी बात, अगर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा, 80 सीटें, 2 बार मोदी जी ने, 2014 में यहां से मोदी जी 73 सीट ले गए, 71 + 2, और 2019 में 62 + 2 यानी 64 सीटें ले गए। अगर इस बार खुदा ना खास्ता मोदी जी 50 के नीचे चले जाते हैं, 30-40 सीटों का घाटा हो जाता है, 30-35 सीटों का घाटा हो जाता है, और मुझे कहीं से भरपाई होती दिख नहीं रही, क्या उत्तर प्रदेश फंस गया? तो क्या मोदी का रथ फंस गया? फिर क्या मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत बड़ा खेल करना पड़ेगा? देखिए दीपक जी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि हमारे यहाँ हर राज्य अलग तासीर रखता है, हर राज्य के एक अपने अलग केमिस्ट्री है, अपने अलग इक्वेशंस है। देखिए पुलवामा के बाद पूरे देश ने नरेंद्र मोदी को भरभरा के दिया और नरेंद्र मोदी जी का टैली 300 क्रॉस कर गया, जो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा टैली। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में देखिए तो 10 सीटें कम हुई, करीब करीब जी 10 के आस। तो जब पूरे देश ने दिया तो उत्तर प्रदेश में 10 क्यों कम हुई? क्योंकि उसमें राजनीतिक समीकरण बदल गए। जी, इस बार फिर राजनीतिक समीकरण बदल गए उत्तर प्रदेश में। ठाकुर राजपूत अलग हो गए, दलित अलग हो गए, किसान आंदोलित है। सबसे ज्यादा भाजपा की अंदरूनी झगड़े भाजपा को ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। ये भी योगी और शाह, योगी शाह, आप पहले देखिए तब तो नहीं था इतना झगड़ा। योगी और शाह नहीं, हर जगह छोटी छोटी बातों पे एक एक विधायक को सुनने को तैयार नहीं है। आदित्य सिंह नहीं निकली घर से रायबरेली में जी। तो ये जो सिनेरियो है, मैं इसमें और 10 कम कर लूं जी तो वैसे ही 50 पे आते हैं। जी जी। तो 80 में से 50 अपन मानो बड़े मोटे बड़ा दिल रख के, हाँ बड़ा दिल रख के, हालांकि हमारा सीना छोटा ही है, चलिए 52-56 इंच का नहीं है,
लेकिन दिल ठीक ठाक है हमारे पास। तो भी जब तक बीजेपी 75 क्रॉस नहीं करती उत्तर प्रदेश में, तब तक मोदी जी को दिल्ली के सिंहासन पे बैठने का सोचना भी नहीं चाहिए। ओहो ओहो, यानी ये बात उत्तर मान लीजिए प्रदेश आप। टाइगर भैंस पानी में जा रही है, क्या हो रहा है कुछ बता तो दीजिए एक लाइन में। आप कह रहे हैं कि रथ फंस गया है, मैं कहता हूं रथ पलट गया है। पलट गया, रथ पलट गया, ओहो। चलिए चलिए, रथ पलट गया बता रहे हैं, लखनऊ में रथ पलट गया, तो पलटा हुआ रथ कैसे पहुंचेगा ये देखना होगा। अभिषेक, लास्ट फेज बच गया जहां मोदी जी भी लड़ रहे हैं और गाजीपुर में भी लड़ाई हो रही है और तमाम और सीटों पे भी लड़ाई घमासान है। जरा उसका आंकड़ा फटाफट बताइए, टाइम बहुत कम है, 1-1.5 मिनट में बता दीजिए हार दीपक जीत। जी, अब मैं आगे आपको बताता हूं। इसके अलावा बलिया की सीट है, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे भी फंस गए हैं, महेंद्र नाथ पांडे भी चंदौली में फंस गए हैं, और इन सब से आगे देखें तो गाजीपुर की सीट इनके पास नहीं थी, लेकिन वो सीट आने की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है। घोसी की बात ही मत कीजिए, वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं है, अलायंस पार्टनर लड़ रहे हैं। और रॉबर्ट्सगंज की सीट, अनुप्रिया पटेल न सिर्फ खुद फंस रही है, उनकी सीट फंस रही है, बल्कि उनकी दूसरी सीट रॉबर्ट्सगंज पकौड़ी लाल का टिकट काटने के बावजूद फंस रही है। आप किस सीट पर जाएंगे? टोटल 27 सीटों पूरी में जमा। बीजेपी कितनी सीटों पर आगे है, इंडिया कितनी सीटों पे भारी है 27 में? देखिए, अगर आगे की बात करें तो 2 सीटें साफ साफ दिखाई देती है कि बीजेपी आगे हो सकती है, बनारस और गोरखपुर। और इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए अभी जो स्थितियां बन रही है उसमें बताया जा रहा है कि अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की सीट इंडिया गठबंधन आगे है, और उसके साथ साथ कौशाम्बी की सीट भी आगे बताई जा रही है। प्रतापगढ़ की सीट पर भी इंडिया गठबंधन को आगे बताया जा रहा है। इंडिया, मुझे बताइए इंडिया कितनी सीटों पर भारी पड़ रही, कितनी सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर है 27 में? दीपक जी, कांटे की टक्कर हम तभी कहते हैं किसी सीट को जब फ्लोटिंग वोटर सत्ता का साथ छोड़ देता है, और फ्लोटिंग वोटर इस बार सत्ता का साथ छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिसे हम कांटे की टक्कर कह रहे हैं, अंतिम सूचना मिलने तक वहां इंडिया गठबंधन को ही हमें भारी मानना चाहिए। कुल मिलाकर 27 में कितनी सीटें ऐसी होंगी जहां पर आपको लगता है कि अगर इंडिया दम लगा के खेले तो जीत सकती है? अगर दम लगे, फ्लोटिंग वोटर आए, कितनी सीटों पे संभावनाएं बन रही हैं? दम लगे तो 25 जीत सकती है, गोरखपुर और बनारस को छोड़कर। ओह, बड़ा बड़ा खतरनाक आपने जो है जवाब दे दिया। लास्ट कमेंट लूंगा आपसे प्रोफेसर रविकांत, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश अल्टीमेटली फंस चुका है? उत्तर प्रदेश में अब मोदी के बाजी पलटने की संभावना नहीं लग रही, या लोगों ने मन बना लिया है? एक लाइन में जवाब, क्या लोगों ने मन बना लिया है, और या मोदी और शाह अभी भी कोई तिगड़म करके इस बाजी को आखिरी 2 चरण में पलट सकते हैं? दीपक जी, मन ही नहीं बना लिया है, कसम खाली है। एक नहीं, आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे जो ये कहते हैं कि हमने 2 बार दिया है लेकिन इस बार नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। तो हम लोग तो एक चावल उठा करके देखते हैं कि स्थिति है क्या, पक गया है कि नहीं पक गया है। पूर्वांचल की जमीन ये कह रही है कि इस वक्त बदलाव की बयार बह रही है। भोजपुरी वाला इलाका है, भोजपुरी वाला इलाका सीधे बात करता है, और सीधे बात यही निकल रही है कि मोदी जी का रथ, भाऊ ने कहा कि पलट गया है, और मुझे लग रहा है कि वो पहले धंसा और फिर उधर जा रहा है। जी टाइगर, लास्ट लाइन, क्या उत्तर प्रदेश डिसाइडिंग होने वाला? एक लाइन में जवाब, उत्तर प्रदेश डिसाइडिंग फैक्टर है 2024 के फाइनल स्कोर में? यकीनन, क्योंकि बाकी जगह का डैमेज इनको सिर्फ उत्तर प्रदेश में रिकवर करने की आशा थी। डबल इंजन की सरकार है। ठीक। टाइगर ने कहा कि यकीनन उत्तर प्रदेश डिसाइड करेगा 2024 में मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं। डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार ने जो डेटा दिया वो बाकी खतरनाक है। अगर आप विश्वास करें तो ज्यादातर सीटें आखिरी राउंड में फंसी हुई हैं, और प्रोफेसर रविकांत ने कहा कि पूर्वांचल में बदलाव की बयार बह रही है, यानी कुल मिलाकर मुश्किल ही मुश्किल हर मोर्चे पर मोदी और शाह के लिए। और दोस्तों, हमारी कोशिश होगी कि 25 मई और फिर 1 जून, उसके बाद जो भी ये जो क्रूशल फेज है, कोशिश उत्तर प्रदेश की नहीं करेंगे,
कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान का क्या खाका इमर्ज हो क्या रहा आपके सामने हम रखेंगे। टाइगर आप आए, प्रोफेसर रविकांत आपने समय निकाला, अभिषेक आप डेटा मेहनत करके लाते हैं और खुलकर बोलते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों लोगों का, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।